स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है एंड इफ आई मे से सेंट्रल बैंकर्स की दुनिया में ही इज कंसिडर्ड एज अ सुपरस्टार। हमारे साथ हैं श्री रघुराम राजन, गवर्नर आरबीआई। सर बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस के साथ बात करने के लिए एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द चैनल। लेकिन मेरा पहला सवाल इस बार सर आपसे यही है दैट पॉलिसी में जो आपने कहा और उसके बाद बैंकर्स के जो हमने बयान सुने, एक ये फीलिंग आ रही थी कि शायद आरबीआई एंड बैंक्स आर नॉट ऑन द सेम पेज, बट देन व्हाट हैपेंड वी हैव ऑल सीन, और पॉलिसी से लेकर अभी तक 40 से ज्यादा बैंकों ने रेट कट किया है। सो आर यू हैप्पी? ये खुशी की बात है कि बैंकों ने रेट कम किया है और लोगों की ईएमआई कम हो जाएंगी। लेकिन दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिससे ups and downs like this don't matter that much. No, but it did matter. आपने उस दिन भी जो बात कही थी, एक तो कॉस्ट ऑफ फंड्स को लेकर जो आर्ग्यूमेंट थी बैंक्स की, या फिर कुछ बैंक्स पुश कर रहे थे कि अगर सीआरआर कट होता है तो उससे थोड़ा उनके लिए और आसान हो जाएगा टू प्रोटेक्ट देयर बॉटम लाइंस। एक तो ये जो बैंक्स का फोकस है ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्पेशली कंपेयर टू इंटरनेशनल बैंक्स, वो जिस मार्जिन्स पे ऑपरेट करते हैं, और दूसरा ये जो पूरी एक आर्ग्यूमेंट थी कॉस्ट ऑफ फंड्स को लेकर, आपका व्यू क्या है इसमें? बैंक्स का व्यू पॉइंट भी उसमें देयर इज सम मेरिट। वो कह रहे हैं कि हमारे कॉस्ट ऑफ फंड्स डायरेक्टली एडजस्ट नहीं होते हैं, दे डोंट रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द रेट कट। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि उनके पास फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, 5 साल के फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, 3 साल के फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं। तो जब हम रेट कट करते हैं वो उन डिपॉजिट्स पे सीधा रेट नहीं कट करते हैं। तो एक फ्रैक्शन उनका जो उनका फंड्स है उसमें एक फ्रैक्शन एडजस्ट होता है। जो वो ओवरनाइट बोरो करते हैं वो फंड्स तो एडजस्ट करते हैं सीधे ही, और जो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स हैं जब वो रिन्यू करते हैं तो कम रेट पे रिन्यू करते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि टाइम लगता है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल एडजस्ट करने के लिए। तो इसलिए जब वो एडजस्ट हो जाएगा तब हम और रेट कट कर सकते हैं। उसमें एक पॉइंट है, लेकिन अब 3 महीने हो गए, हमने रेट कट जनवरी में शुरू किया और उससे पहले भी मार्केट रेट्स नीचे आए हैं एंटिसिपेशन में। तो इसलिए हमने कहा कि थोड़ा तो रूम आ गया होगा। और मेरे ख्याल में जो रेट कट उन्होंने किया कल और आज, वो इस कारण किया क्योंकि उनके पास थोड़ा रूम था। लेकिन ये नहीं कि हमें ज्यादा पुश करना है, क्योंकि उनका भी प्रॉब्लम है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू कांट एक्सपेक्ट देम to not worry about their profitability also. So, but keeping that in mind, they had some room, they cut rates. Right. लेकिन one last question on this particular issue कि एक तो credit growth या फिर उसे लेकर जो concerns हैं वो थी अपनी जगह पे, the liquidity situation plus the cost of fund situation, और एक जो outlook था RBI की भी trajectory को लेकर going forward, उसमें डू यू थिंक कि थोड़ी पॉसिबिलिटी थी बैंक्स के पास कि थोड़ा पहले करते? बिकॉज अभी भी इफ यू लुक एट द क्वांटम, मोस्ट ऑफ द बैंक्स हैव कट इट 15 या 20 बेसिस पॉइंट से। देयर आर फ्यू बैंक्स हु हैव रिड्यूस्ड बाय 25 बेसिस पॉइंट्स, 25 किया है। तो ये संभावना थी उनके पास पहले, या फिर गोइंग फॉरवर्ड भी स्कोप आप देख रहे हैं दे विल हैव दिस रूम? पहले तो शायद कम रूम था क्योंकि मार्च टाइट सीजन है लिक्विडिटी का, और वो बैंक्स लिक्विडिटी रिटेन करते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि दे विल लेंड आउट मोर मनी इन मार्च, दे वेट टिल अप्रैल। तो आई थिंक इट वाज रीजनेबल टू एक्सपेक्ट। हमने ये भी कहा था पिछले पॉलिसी में कि मार्च इज टाइट, वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग नाउ, लेकिन हम वी विल होप दैट समथिंग विल हैपन। बट अप्रैल वाज द टाइम व्हेन दे कुड कट, और उन्होंने काटा है। आगे देखना पड़ेगा क्योंकि आपने जो कहा था वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, एक तो ये है कि उनका कॉस्ट ऑफ फंड्स, और मेरे ख्याल में वी हैव डन 2 rate cuts of 50 basis points. Slowly that will affect the cost of funds, and they'll be able to do more. अभी तो आप ICICI has done 25, others have done 15-20. Over time competition will also help. उनका credit नहीं बढ़ रहा है,
लोग सीधा मार्केट जा रहे हैं ऋण लेने के लिए, correct. वो बैंक के पास नहीं जा रहे हैं, ये बड़े बड़े कॉर्पोरेशन सीधा मार्केट जा रहे हैं। तो इसलिए वो कंपटीशन, मार्केट कंपटीशन से उनको भी रेट कट करना पड़ेगा। मैंने आज पढ़ा कि 7.75% पे एक कॉर्पोरेशन बोरो कर रही है शॉर्ट टर्म, वो बेस रेट से काफी नीचे है। तो अगर काफी कॉर्पोरेशन ऐसे जाते हैं मार्केट और कम रेट पे बोरो करते हैं तो बैंक्स को मैच करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में कंपटीशन से रेट कम होती जाएगी। तो अभी तो 25 हुआ है और आगे के दोनों में और कम हो सकता है। लेकिन I think, as I said in the beginning, we should understand banks' position also, that they have to maintain a balance and it will take some time. I'm okay with that. No movement is not good, but competition will take its course. Right. जो एक दूसरी आर्ग्यूमेंट थी उनकी वो थी डिपॉजिट रेट्स को लेकर कि हमारे डिपॉजिट रेट्स बहुत ऊपर हैं, ग्रेजुअली शुरू हो गया था, खैर जनवरी से कम होना शुरू हो गया था, एंड दैट्स व्हाई देयर वाज दिस एंटिसिपेशन इन द मार्केट की रेट कम होंगे, लैंडिंग रेट्स भी। लेकिन इसमें एक दूसरी जो एनोमली है वो ये है कि बैंक्स हमेशा आर्गुमेंट देते हैं फिक्स डिपॉजिट्स की, एंड आई मीन फिक्स रेट्स की ऑन डिपॉजिट्स। नाउ देयर इज आल्सो समथिंग कॉल्ड फ्लोटिंग रेट, लेकिन वो ना ही कस्टमर को उसके बारे में ज्यादा पता होता है और ना ही बैंक्स उस पर ज्यादा एक्ट करते हैं। अगर ये होता है तो आपको लगता है कि इससे और रूम क्रिएट हो सकता है? नो, दो सॉल्यूशंस हैं इसके लिए। एक ये है कि ज्यादा फ्लोटिंग रेट डिपॉजिट इशू करें, लेकिन बैंक्स कह रहे हैं कि लोगों को फ्लोटिंग रेट डिपॉजिट नहीं चाहिए। ये मार्केटिंग का सवाल है। अगर आप परसुएड करें लोगों को कि फ्लोटिंग रेट डिपॉजिट्स मूव अप एंड डाउन और कभी कभी ऊपर जा सकते हैं, कभी नीचे जा सकते हैं, तो शायद लोग ले लेंगे फ्लोटिंग रेट डिपॉजिट्स। वेस्ट में तो फ्लोटिंग रेट डिपॉजिट्स काफी हैं। तो ये मार्केटिंग का सवाल है, थोड़ा मार्केटिंग करना है। ये नहीं कह सकते हैं कि किसी ने नहीं लिया इसलिए हम ऑफर नहीं करेंगे। दूसरा ये है कि अगर आप फिक्स्ड रेट डिपॉजिट्स अगर आप फिक्स्ड रेट डिपॉजिट्स इशू करेंगे तो एक एसेट लायबिलिटी मिसमैच हो जाता है, क्योंकि आप फ्लोटिंग रेट लोन्स दे रहे हैं लोगों को, ईएमआई, कॉर्पोरेट लोन्स वगैरह, तो उसमें इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ट्रू। जैसे कि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स वगैरह, तो वो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट्स इशू करेंगे तो आप फ्लोटिंग रेट लोन्स दे दीजिए, लेकिन वो जो इंटरेस्ट रेट मिसमैच है उसको डेरिवेटिव्स मार्केट में मैनेज कीजिए। यू कैन डू दैट आल्सो। सो बैंक्स हैव टू लर्न हाउ टू डू बोथ। दे कांट से दैट बिकॉज आवर डिपॉजिट्स आर फिक्स्ड हम कुछ नहीं कर सकते हैं। करेक्ट। जो दूसरा इशू है, जो इनफैक्ट जो आपने पॉलिसी स्टेटमेंट में भी कहा, एक तो मैं पहले महंगाई की बात करूंगा। ऑलरेडी जो महंगाई की दर है वो काफ़ी कंफर्टेबल रेंज में है, और आपने जो प्रोजेक्ट किया है 4% बाय अगस्त और उसके बाद फर्दर जो भी उसमें रिलीफ मिलनी है, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू? बिकॉज एक जो उसमें वेरिएबल फैक्टर है वो है अनसीजनल रेन्स का और दूसरा क्रूड का। तो जब हम अपने इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस प्रेजेंट करते हैं तो ये एक्सपेक्टेशन है, ये बेस्ट एस्टिमेट है, आज का बेस्ट एस्टिमेट है। तो इससे डिविएशन तो होगा ही, या तो ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। ये एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं है, हम एस्ट्रोलॉजर नहीं है। तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा क्या हो सकता है। हम सोच रहे हैं कि बहुत अपसाइड रिस्क है, ऊपर भी जा सकता है, और डाउन साइड रिस्क भी है, नीचे भी जा सकता है। अपसाइड में एक सो अनसीजनल रेन्स हैं, वेजिटेबल प्राइसेस हैं, और डाउन साइड पे ये ऑयल प्राइसेस अभी ये ईरान के कारण शायद और भी नीचे कम आ जाएंगे, नीचे जाएंगे। तो देयर आर बोथ रिस्क ऑन बोथ साइड्स। हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 4% बाय अगस्त, देन 5.8 बाय जनवरी। अब वाई 4% बाय अगस्त? इसलिए कि बेस इफेक्ट्स हैं। बेस इफेक्ट्स का मतलब ये है कि पिछले अगस्त में इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया था। Exactly. तो वहां से इस अगस्त तक इन्फ्लेशन कम होगी, ट्राजेक्टरी कम होगी, नीचे आएगी उसकी। करेक्ट। पर ये इसकी संभावना ज्यादा लगती है आपको, दैट यू विल मीट द एस्टिमेट, और मे बी उससे ज्यादा नीचे जा सकती है महंगाई? बेस्ट एस्टिमेट कि हम वो 6% मीट करेंगे, वो 6% बाय जनवरी। तो इसलिए वी कैन वेट एंड वॉच।
Right. और अगर महंगाई कम होगी अपने एक्सपेक्टेशन से तो हम रेट कम कर सकते हैं। अगर ज्यादा होगी तो हमें So are you in a way saying कि wait करना पड़ेगा। अब we'll have to wait till maybe June, July, August for further action? हमने कहा we are going to wait for information on 4 aspects. Correct. We outlined those 4 aspects. एक तो ये है कि ये ट्रांसमिशन क्या बैंक्स रेट कट करेंगे और तो उन्होंने थोड़ा किया है। दूसरा ये है कि ये अनसीजनल रेन्स और मॉनसून, कई लोग कह रहे हैं कि ये एल नीनो फिर से आ जाएगी और अगर एल नीनो आ जाती है तो मॉनसून का हेल्थ और स्ट्रेंथ कम हो सकती है। और तीसरा ये है कि इंटरनेशनल सिचुएशन क्या होगी, उसको भी देखना पड़ेगा कि फेड कब रेट बढ़ेगी और कितना। मैं आई नॉट टू वरीड अबाउट दैट, बट फोर्थ आइटम इज फिस्कल। ये जो स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट कैसे स्पेंड करेगी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग जो कैरियर करेगी वो कितना करेगी, स्टक प्रोजेक्ट्स है, स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स, वो रिवाइव कर पाएगी कि नहीं, वो सब देखना पड़ेगा। तो ये सब इंफॉर्मेशन अगले महीनों में आ जाएगी। राइट, लेकिन बट इफ आई गो बाय योर पॉलिसी स्टेटमेंट जो आपने कहा है, एंड इनफैक्ट अगले महीने नई सरकार का भी 1 साल पूरा होने वाला है, इस 1 साल में जो चीज़ें हुई हैं, बीट फिस्कल डिसिप्लिन, बीट रिवाइविंग द इन्वेस्टमेंट साइकिल, बीट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और बीट सेंडिंग द राइट मैसेज टू द ग्लोबल कम्युनिटी, इन 4 पैरामीटर्स पे आप पिछले 1 साल में ज़्यादा कंफर्टेबल हुए हैं? कितने संतुष्ट हैं आप अब तक जो हुआ है पिछले 1 साल में सरकार? मेरे ख्याल में काफ़ी काम हुआ है इन सारी चीज़ों पे। जो फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ 2012 से लेकर आज तक हमने काफ़ी प्रोग्रेस किया है। और फिर ये रिवाइवल ऑफ स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स, मेरे ख्याल में ये CMI के डेटाबेस से पता चलता है कि वो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स नीचे आए, काफ़ी नीचे आए हैं। अभी और भी करना है, अभी भी 5-6 लाख करोड़ प्रोजेक्ट स्टॉल्ड हैं, लेकिन 8 लाख से नीचे आई है। तो स्टॉल प्रोजेक्ट्स, नए प्रोजेक्ट्स अभी शुरू कर रहे हैं लोग, नए प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। इससे काफ़ी उत्साह की बात है कि नए प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। तो आई एम रीजनेबली सेटिस्फाइड। एक्सपेक्टेशंस, मार्केट एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ऊंचे हैं। लोग सोचते हैं कि ये सब 1 महीने में ठीक हो सकता है, लेकिन टाइम लगता है। ये काफ़ी मुश्किल, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं ये, एंड डीलिंग विद देम, जैसे कि ये कोल एलोकेशंस। एक तो पुराने एलोकेशंस रिवर्स करना पड़ता है, फिर नए एलोकेशंस, और जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनको क्या मिलेगा, जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, तो these are complicated issues। पर जो अब तक हुआ है, एंड सिंस यू मेंशन कोल एलोकेशन या फिर स्पेक्ट्रम ऑक्शन अगर हम देखें, so at least उसमें you are feeling much more comfortable about the money. Progress on all these. We're making progress on all these, and even on the banking sector, slowly we're making progress. I said earlier कि हम अभी home free, अभी out of the woods. नहीं, we are reaching the end of the woods. Correct. And hopefully things will pick up faster. I mean, this morning Moody's said that it was putting us on positive. तो मेरे ख्याल में ये सब ये जो जब आउटसाइड ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं कि आपने कुछ प्रगति किया है इसमें, तो आई थिंक that's good. So that we ourselves aren't saying it, somebody else is saying it. That's true. In fact, that was my next question. लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, एंड ब्रेक के बाद भविष्य में क्या हो सकता है उस पर बात करते हैं। लौटते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है सर। आपने ब्रेक से पहले जो बात की थी मूडीज की, इनफैक्ट दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि आउटलुक अपग्रेड हुआ है, और ये इनफैक्ट जस्ट बिफोर मिस्टर मोदीज विजिट टू यूरोप एंड देन कनाडा। लेकिन
By when can we expect a ratings upgrade? You know, I am not asking you to speculate, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन है इसमें एक रियलिस्टिक, बिकॉज इससे लेकर भी जैसे आप जानते हैं मार्केट में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस चल रही हैं इसे लेकर भी. मैं जानता नहीं हूँ कि कौन अपग्रेड करेगा. फिच कर सकती है, मूडीज कर सकती है, या S&P कर सकती है, और कब करेंगे ये तो वो अपने टाइम टेबल पे चलेंगे. लेकिन मैसेज ये है कि हम ठीक रास्ते पे जा रहे हैं और हमें बहुत कुछ करना है. हमें खुश नहीं होना चाहिए कि किसी ने अपग्रेड किया है. इट्स वी शुड नोट इट, बट वी शुड बी ओवरली हैप्पी, बिकॉज इतना सारा काम है करने के लिए. जैसे कि ये प्रोजेक्ट्स अनक्लॉक करना, जैसे कि ये बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, बेंगलोर मुंबई, बेंगलोर चेन्नई, ये सब दीज आर इनॉर्मस प्रोजेक्ट्स. और मेरे ख्याल में 10 साल के लिए हमारा काम तो क्लियरली लेड आउट है. करेक्ट. और हमें करना है. राइट. नाउ आई विल स्विच टू द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फ्रेमवर्क. इसे लेकर आपके व्यूज क्या हैं इस पर? बिकॉज यू नो व्हेन वी स्पीक टू मार्केट पार्टिसिपेंट्स और व्हेन वी स्पीक टू बैंकर्स, उन्हें भी थोड़ा इस समय विजिबिलिटी का प्रॉब्लम लग रहा है इसमें. हालांकि आई मीन देयर आर क्लियरली लेड आउट एरियाज जो आरबीआई कंट्रोल करेगी, लेकिन आपका व्यू क्या है? मेरे ख्याल में अभी डिस्कशन होना है. अभी तक सीरियस डिस्कशन नहीं हुआ इस पे, और ये अभी फ्रंट बर्नर पे नहीं है. हमें पता चला है कि अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को एम्पावर करेंगे तो आरबीआई एक्ट को चेंज करना पड़ेगा. क्योंकि आरबीआई एक्ट के माध्यम से गवर्नर एम्पावर हो जाता है, लेकिन एक कमेटी एम्पावर नहीं होती है. तो वो लीगल प्रॉब्लम है, लीगल मामला है, तो इसलिए आरबीआई एक्ट को चेंज करना पड़ेगा. तो एक्ट चेंज तो बहुत बड़ी चीज है, और काफी चीजें और चेंज करनी है उस एक्ट में. तो एक अमेंडमेंट एक्ट थोड़ा टाइम के बाद, थोड़ा सोच विचार के बाद हम ले आएंगे. तो उससे पहले हम वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कॉम्पोजिशन वगैरह वो भी फॉर्मुलेट करेंगे. लेकिन ये प्रेसिंग इशू अभी नहीं है. कमिटीज तो तरह तरह के होते हैं दुनिया में. फेड में प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं वो गवर्नर्स को, और वो सब परमानेंट मेंबर्स होते हैं. सब फेड में ही बैठते हैं और फेड एम्प्लॉयज बन जाते हैं. और बैंक ऑफ इंग्लैंड में कई आउटसाइड मेंबर्स हैं, कई नॉन यूके सिटीजन्स भी मेंबर्स होते हैं. तो काफ़ी तरह की कमेटीज हैं. वो डिस्कस करना पड़ेगा कौन सा कमेटी अच्छा होगा. मेरे ख्याल में थोड़ा आरबीआई रिप्रेजेंटेशन, थोड़ा आउटसाइड रिप्रेजेंटेशन, वो मिक्स तो होना चाहिए. करेक्ट. नाउ स्विचिंग टू द बैंकिंग साइड, बैंकिंग के क्षेत्र में भी जैसे आपने कहा बाकी एरियाज में काम होना जरूरी है, बैंकिंग में भी एक तो जो कंसोलिडेशन का इशू है वो अपनी जगह पे है ही. क्रिएटिंग अ रोबस्ट बैंकिंग सिस्टम, दैट्स अ डिफरेंट नीड. और साथ ही ये जो इतने सारे इनिशिएटिव्स हुए हैं, बीट मुद्रा बैंक, या फिर हमने जनधन में देखा ऑलमोस्ट 14 करोड़ अकाउंट उसमें भी ओपन हो चुके हैं. तो इन सब को एंड ऑफ कोर्स द न्यू बैंकिंग लाइसेंसेस. सो ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री पे आपका व्यू क्या है? बिकॉज आई थिंक बड़ा ही डायनेमिक फेस है जिससे इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री इस समय गुजर रही है. इफ यू लुक एट कमिंग 5 years. नो, काफ़ी डायनेमिक फेज है, और हमें बहुत कुछ करना है ये सब डिफरेंट अप्रोचेस को जोड़ने में. वी हैव टू मेक इट पार्ट ऑफ एन ओवरऑल फ्रेमवर्क. जैसे कि जनधन अकाउंट्स हैं, तो उन अकाउंट्स में अभी एक्टिविटी चाहिए, और जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनका रास्ता सफल बनना है. वे फॉर देम टू यूज देयर अकाउंट्स, जैसे कि बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस के माध्यम से या पेमेंट बैंक के माध्यम से. तो ये सब इंटीग्रेट करना है. मेरे ख्याल में 2-3 साल में we will have a fully integrated financial inclusion system, because we'll have payment banks, वो small finance banks होंगे, ये बैंक अकाउंट्स होंगे, ये डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर्स जो गवर्नमेंट करने वाली है, जो अभी कर रही है गैस के साथ,
काफी एक्सपैंड करने वाले हैं, तो उसके साथ बैंक अकाउंट्स में पैसे आ जाएगी, और जब पैसे आ जाएगी लोग तो इस्तेमाल करेंगे, तो अकाउंट्स को यूज करेंगे, तो एक्टिविटी होगी उन अकाउंट्स में। और अगर कैश इन कैश आउट फैसिलिटी है, जैसे काफ़ी गांव में वो जो किराना शॉप है उसमें लोग एयरटेल के चीज़ें बेचते हैं, या एयरटेल का एक पोस्ट है, या वोडाफोन का है, या किसी और मोबाइल कंपनी का है, तो अगर वो मोबाइल कंपनी को हम बैंकिंग करस्पॉन्डेंट बनाएं या पेमेंट बैंक बनाएं, तो उसके माध्यम से लोग पैसे निकाल सकते हैं, पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। ये जो ट्रांजैक्शंस हैं, पैसे की ट्रांजैक्शंस हैं, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन रिमोट विलेजेस। अभी मैं सिक्किम गया था, तो यू गो टू सम ऑफ दीज विलेजेस, दे हैव नोबडी। वो पहाड़ के ऊपर से नीचे आना पड़ता है वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने के लिए, 10 किलोमीटर ऊपर नीचे। तो वी हैव टू मेक इट इजियर फॉर पीपल टू एक्सेस देयर बैंक अकाउंट्स। राइट। अब ये सर इससे इनफैक्ट जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है, एंड दिस इंफॉर्मेशन वी एक्सेस्ड फ्रॉम आरबीआई ओनली। हमने एक आरटीआई फाइल किया था आरबीआई में, इनफैक्ट हमारा जो न्यूज़पेपर है हमारे ग्रुप का डीएन है, उन्होंने उसमें ये चीज़ पाई गई कि पिछले 5 साल में सारे ही सेविंग्स अकाउंट्स में पूरे भारत में जितने भी पैसे थे, लोगों ने पैसे रखे हुए थे, ऑलमोस्ट 27,000 करोड़ उसमें से गायब हैं ड्यू टू डिफरेंट फ्रॉड्स। एंड इनफैक्ट जो सबसे बड़े बैंक से उनका नाम सबसे आगे है, एंड दीज आर स्मॉल फ्रॉड्स, यू नो, कहीं से 200 रुपये कम हो गए, कहीं से 100 रुपये कम हो गए, इस तरह से। अब ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं एक हर्डल बन जाती है जो एक बहुत छोटा आदमी होता है उसके लिए बैंकिंग सिस्टम में आने के लिए। इसे कैसे प्लग करेंगे, एंड व्हाट इज योर रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन दिस इंफॉर्मेशन? इसको मुझे एग्जामिन करना पड़ेगा। आई एम नॉट अवेयर ऑफ the specifics of what you're talking about. बैंकिंग सिस्टम में फ्रॉड तो होता है, स्मॉल फ्रॉड्स होते हैं, बड़े फ्रॉड भी होते हैं, उनको टैकल करना है। क्योंकि अगर आप टैकल नहीं करेंगे, अगर आप इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे वो कल्प्रिट को, इफ यू डोंट कैच देम और उनको पनिश नहीं करेंगे, तो फ्रॉड्स बढ़ते जाएंगे। क्योंकि लोग कहेंगे ओ ये तो आसानी से पैसा मिलता है। And these were in-house frauds, हाँ, जो एम्प्लॉइज थे उन्होंने किया था। कई इन-हाउस फ्रॉड्स होते हैं, कई आउट हाउस फ्रॉड्स भी होते हैं। लेकिन व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, और जो लोग जिन्होंने ये फ्रॉड कमिट किया है उनको जेल जाना पड़ेगा, वरना कोई विश्वसनीयता पे विश्वास नहीं आता कस्टमर को या ग्राहक को या एम्प्लॉय को कि कोई पेनल्टी है इसमें। लेकिन कभी कभी लोग ये जो फ्रॉड्स हैं उनका साइज बढ़ाते हैं, जैसे कि एनपीए। सारे एनपीए फ्रॉड नहीं है। ट्रू। कभी कभी ज्यादातर सिचुएशन में एंटरप्रेन्योर ने एक प्रोजेक्ट लिया, उस प्रोजेक्ट में उन्होंने थोड़ा पैसा डाला, लेकिन वो शायद परमिशंस नहीं आए, वो प्रोजेक्ट को ख़त्म नहीं कर पाए, टाइम पे ख़त्म नहीं कर पाए। जब उन्होंने प्रोजेक्ट ख़त्म किया है, वो गैस इनपुट नहीं आया, तो प्रोजेक्ट एनपीए बन जाता है। तो एनपीए कभी कभी फ्रॉड, ज़्यादातर कारण फ्रॉड नहीं है, कभी कभी फ्रॉड के कारण एनपीए बन जाती है, लेकिन ज्यादातर कोई आउटसाइड सर्कमस्टेंसेस, कभी कभी मांग नहीं है वो प्रोडक्ट्स के लिए, तो फेलियर इज नॉट फ्रॉड। वी शुड मेक दैट डिस्टिंक्शन। लोग कहते हैं कि आपका सिस्टम में एनपीए इतना ज्यादा है, ये सब फ्रॉड के कारण है। ये सब फ्रॉड के कारण नहीं है, ये सब जेन्युइन बिजनेस मिसहैप, जेन्युइन फेलियर may also happen. Right. But small frauds do happen. We need to find out किस लिए हुआ है, आप why didn't your systems catch it, और find out who's the culprit and penalize. वो तो करना है। Now we have to do it in a sensible way. कभी कभी ऐसा होता है कि you find a fraud, लेकिन you're scared of reporting it because police first, as soon as they come, they catch the banker and say आपने क्यों किया. So there has to be
process of investigation in which if there is some culpability in the bank, that should be recognized. And if it's an outsider, they should go after the outsider. Correct. Rather than going after rather than going after the insider. Right. So can RBI help in that? We are creating a working. process? हम काम कर रहे हैं बैंकों के साथ कि ये सिस्टम को कैसे इम्प्रूव करें. How can we recognize the fraud early or bring the fraudsters to book with the help of the investigative agencies? Correct. No, that's a very reassuring reply. One last question to you, sir. इस समय जो इंटरनेशनल सिचुएशन है, एक तो जो लिक्विडिटी की सिचुएशन है यूरो जोन में, और साथ ही जो नॉइसेस हम ग्रीस को लेकर बार बार सुनते रहते हैं, द सो कॉल्ड ग्रेक्सिट, यूएस फेड ऑब्वियसली, एंड दूसरा जो मॉनेटरी ईजिंग जापान में चल रहा है, एंड चाइना में इस समय जो सिचुएशन है, इन सबको जोड़कर अगर हम देखें तो आपका व्यू क्या है, एंड देन हाउ वुड यू प्लेस इंडिया इन दिस ग्लोबल सिनेरियो? वर्ल्ड इकोनॉमी का सिचुएशन काफ़ी कमज़ोर है. यूनाइटेड स्टेट्स का हालत अच्छा है, लेकिन वहाँ पे भी फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स अच्छे नहीं हैं. And there, I mean, already there is a downgrade on the earning expectation for next quarter. फर्स्ट क्वार्टर में यूरोजोन अभी बाहर आ रही है रिसेशन से, और मेरे ख्याल में सबसे अच्छा न्यूज़ वहाँ पे है, क्योंकि वो निकल रही है यूरोजोन. लेकिन अच्छा न्यूज़ यूरोजोन, उसका मतलब यह है कि 1% से 1.5% तक ग्रो करेगी. वो भी बेस्ट केस सिनेरियो. तो और जापान अभी स्लोली फिर से रिकवर कर रही है वो कंजम्पशन टैक्स हाइक से. और चाइना वो इमर्जिंग मार्केट्स के सबसे महत्वपूर्ण इकोनॉमी है. वो लोग सोच रहे हैं 7 से 5 तक आ जाएगी अभी 1-2 क्वार्टर्स के लिए. तो न्यूज़ बाकी दुनिया में से इतनी अच्छी नहीं है, और लोग इंडिया की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि यहाँ पे तो कम से कम 5% ग्रोथ है, और अगर CSO नंबर्स से जाते हैं तो 7.5% ग्रोथ है. तो लोग यहाँ पे देख रहे हैं और पैसे आ रहे हैं यहाँ पे. अब प्रॉब्लम ये होगी अगर हम वो एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस काफ़ी आई हैं. तो इसीलिए प्रोग्राम में पहले भी बात कर चुके हैं कि हमें काम करना है वो डिलीवर करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन. और गवर्नमेंट काम कर रही है, हम भी यहाँ पे काम कर रहे हैं. So let us see. We are hopeful that we will be able to do it. Absolutely, sir. So are we, with you leading us. Thank you so much for joining us. Thank you.